फार्मा में हर एक स्टॉक का उसके हिसाब से एक अलग मूव है। तो ये फार्मा सेक्टर में हम लोग बुलिश है, और एक पोजिशनल बुलिशनेस इसमें है, जहां कहीं भी हम लोग एक्सपायरी बेसिस या 3 या 4 दिन का व्यू इस पर लेके नहीं चल रहा है। इस पे हम लोगों का बड़ा विजन है, और हम लोगों को ये बड़े विजन में कहीं ना कहीं बाय ही दिख रहा है। सेल में हम लोगों का कोई इसमें रुझान नहीं है। अभी तो हम लोगों के पास जो भी विजन है उसमें हम लोग आईटी और फार्मा में बाय में रह रहे हैं, और बाकी सेक्टर में थोड़े से हम लोग कॉशियस है। ठीक है, तो ये राय है विशाल सर की, जो कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा दूर रहने की राय, और फार्मा सेक्टर पे अभी भी बुलिशनेस बरकरार, और फार्मा सेक्टर में ग्रोथ भी आते हुए दिख रही है। अगर हम सन फार्मा को भी सामने देख रहे हैं तो 1% आज भी बढ़ करके काम कर रहा है, तब जबकि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे और स्टॉक्स होंगे। सर फिर इसमें स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम जाते हैं तो कहीं कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं? हम लोग सन फार्मा में बुलिश है। एक अच्छे खासे लेवल के बाद, एक अच्छे खासे डीप देने के बाद ये ऊपर में चल रहा है। हम लोगों को यहाँ से कम इसमें 740 से लेके 750 तक की उम्मीद फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद अगर ये लेवल से ब्रेकआउट आते हैं तो सन फार्मा में ये बड़े ब्रेकआउट्स कहलाएंगे। जो अवॉइड में है हम लोगों के सर मैं विशाल सर इसके लेवल्स एक बार और थोड़ा क्लियर कर दीजिए। सन फार्मा आप कह रहे हैं 740 से 750 तक के टारगेट, 740 से 750 का पहला टारगेट है। ऊपर में एक बार ये दोनों अगर अचीव होके ऊपर में निकलता है स्टॉक, तो ऊपर में बड़े टारगेट इसमें आएंगे, जो 900 से लेके 1000 रुपए तक के भी हो सकते हैं। डाउन साइड में इसमें वापिस 655 का एक लेवल है, 655 से लेके 640 के दरमियान एक सपोर्ट लेवल इसमें बना हुआ है। तो जिस किसी को मार्केट में थोड़ा सेफर साइड खेलना है तो उनके लिए ये स्टॉक अच्छा है। तो स्टॉप लॉस सर 640 का लगाऊं या 655 का लगाऊं? 640 का इसमें स्टॉप लॉस लगेगा सर। ठीक है, 640 का स्टॉप लॉस लगा करके, और करंट लेवल्स पे बाय पूरा करना है या थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करना है? मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट का माहौल बना हुआ है वो साइडवेज माहौल है। ऐसे माहौल में आप थोड़ा थोड़ा ही क्वांटिटी ऐड करें वो बेटर रहेगा, और इसको मोरलेस आप डाउन साइड में 670 तक आप खरीद सकते हो इसको। और ये 750 के बाद एक्चुअल में बड़े टारगेट इसमें ओपन होंगे। 750 तो एक छोटा सा नजदीक वाला टारगेट है। ठीक है, 750 नजदीक का टारगेट है। 740 750 का जब ये अचीव हो जाता है तो उसके बाद ऊपर बड़े लेवल्स पे टारगेट इसमें खुलना शुरू होंगे, जो कि 800 900 तक और उसके ऊपर तक भी जाते हैं, जैसा विशाल सर कह रहे हैं। 640 का स्टॉप लॉस लगा करके इसको बाय किया जा सकता है। नजरिया उसी हिसाब से बढ़ाते जाइए, टारगेट उसी हिसाब से बढ़ाते जाइए, जैसा कि आपका नजरिया हो। ठीक है सर, इसके अलावा लेकिन आप कुछ और स्टॉक बता रहे थे सन फार्मा के अलावा, जिसमें आप कह रहे थे कि डरने की जरूरत है। बायोकॉन एक हम लोग देख रहे हैं कि बायोकॉन एक फार्मा में अंडर परफॉर्मर है, और कंटिन्यूअसली इसको ऊपर के लेवल से सेल ऑफ आ रहा है। तो इसमें अवॉइड करके चले जो फार्मा में तेजी करना चाहते हैं। और नॉर्मली ये देखा गया है कि फार्मा में बायोकॉन लैगार्ड रहता है, और जब बायोकॉन चलता है तो फिर फार्मा सेक्टर थोड़ा बहुत डल तरीके से परफॉर्म करता है या परफॉर्म नहीं करता है। तो इसमें एक जो हम लोगों ने देखा हुआ है आज तक वो है बायोकॉन। इसको अवॉइड करके चले, फार्मा में इसमें कोई पोजीशन ना बनाए। ठीक है, तो अवॉइड करके चले, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करें सर? नहीं, शॉर्ट के लिए भी नहीं है सर। ये अंडर परफॉर्म करता रहेगा, साइडवेज रहेगा, तो आपको नीचे भी नहीं लेके जाएगा। यही के ये कहीं ना कहीं रुका हुआ दिखा देगा। तो इसका रेंज रहेगा ऊपर में 430, नीचे में 370, ये रेंज में ये खेलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं लेकिन फिर ये समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर फार्मा सेक्टर में जाना है, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरा, सबसे पहला पिक होना चाहिए सन फार्मा, और बायोकॉन मेरी लास्ट पिक होनी चाहिए मुझे, या बिल्कुल अनटच रहना चाहिए कि मैं उसको ना टच करूं। इसके अलावा जो मेजर प्लेयर्स हैं फार्मा सेक्टर के, उन सब में कहीं ना कहीं हमारा व्यू बुलिश रहेगा। नो डेफिनेटली सर। इवन हम लोग अगर कोई क्लाइंट म्यूचुअल फंड में ये लेवल पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर ही सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सेक्टोरियल फंड में कोई जाना चाहता है तो उसको हम लोग फार्मा सेक्टर ही सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका व्यू पहले से भी फार्मा पे ही था आपका, और अभी भी आप कह रहे हैं कि फार्मा पे बुलिश ही व्यू है और उसमें बने रह सकते हैं। बस कुछ एक स्टॉक्स जिनको अवॉइड करना चाहिए, उसमें से बायोकॉन एक मेजर प्लेयर है, जिसको कि फिलहाल छोड़ा जा सकता है क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ साइडवेज में है, तो इसलिए इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ ऐड कर रहे हैं क्या?
बैंकिंग में हम लोग आरबीएल शॉर्ट की तरफ देख रहे हैं। एक बार आरबीएल अगर 199 ब्रेक कर देता है तो नीचे में बहुत अच्छे खासे लेवल ओपन हो जाएंगे। 178 से लेके 167 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। 200 के नीचे आता है तो ही शॉर्ट करना है। ऊपर में 207 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इसमें सर मुझे फिर दो तरीके का नजरिया आप बताइए, क्योंकि ये सवाल हम सुबह भी एक कोई दर्शक हमें पूछ चुके हैं और एक बार मैं वो सवाल भी ले ही लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा शायद लॉन्गर व्यू होगा और वहां पे वो समझना मुश्किल है कि मतलब उनके लिए वो वाकई में एक परेशानी वाली स्थिति है कि उनकी शायद खरीद काफी ऊपर की थी। हाँ, ये अविनाश जी सुबह हमारे साथ में जुड़े थे और उस समय ये सवाल था जयेश जी का, और उनका ये कहना था कि आरबीएल बैंक इन्होंने 373 का एसीपी है, एवरेज कॉस्ट इनका 373 का है, 3-4 साल पहले से लिया हुआ है। क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? तो आप अभी तो शॉर्ट टर्म में मैं समझ रहा हूँ कि 200 के नीचे आप कह रहे हैं कि इसमें सेल करने की राय है, शॉर्ट करने की राय है, लेकिन अगर मेरा लंबा नजरिया है तो मैं क्या इसको होल्ड रखूं और क्या यहाँ पे भी एवरेजिंग करता चलूं? एवरेजिंग अवॉइड करना चाहिए, ये तो पहला थंब रूल है। ओके, यहाँ पे एवरेजिंग ना करे। और आपने कौन से मतलब उनका जो कॉस्टिंग है वो एफएनओ के प्लेयर है नहीं, अपने को पता नहीं है। प्लस सेकंड पार्ट है उनका क्वांटिटी पता नहीं है। तो हेज करने के हिसाब से वो कॉल सेल करके चल सकते थे, जहां पे आप 300 के आजू बाजू के कॉल इसमें एक महीना पहले से ही सेल किया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं उनका कॉल राइटिंग में उनका थोड़ा थोड़ा पैसा बनता रहेगा। लेकिन सर मुझे लगता है कैश का होगा, एक्सपीरियंस एफएनओ का है वो मुझे पता नहीं है। विशाल सर स्पॉट का होगा, क्योंकि अगर एवरेज 373 रुपए है, 373, तो ये तो 3 से 8 साल पहले का लेवल से नहीं, मैं वही हाँ जी, मैं एग्री हूँ एलेक्स आपसे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कितना क्वांटिटी खरीदा है ये अपने को पता नहीं है। अगर क्वांटिटी उनका छोटा होगा तो डेफिनेटली उसमें एफएनओ में सेल करके नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट अगर मूव होता है तो वो ज्यादा लॉस में चले जाएगा। अगर क्वांटिटी बड़ा है तो डेफिनेटली इसको कॉल राइट करके उनको थोड़ा बहुत पैसा आ सकता है। और ये लेवल पे इतना बड़ा लॉसेस बुक करना इतना इजी नहीं होता है, बट उन्होंने एक लेवल कहीं ना कहीं दिमाग में रख के चलना चाहिए जो होगा 167 का। अगर 167 के नीचे जाता है स्टॉक तो इसमें बड़े डाउनसाइड के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो ये उनको कहीं ना कहीं दिमाग के रखना चल के चलना चाहिए कि इसके नीचे अगर जाता है स्टॉक तो नीचे में इसमें 2 फिगर में भी आने के चांसेस के बन जाएंगे। ठीक है सर, 157 की 167? मुझे लास्ट 167 ठीक है, 167 का सपोर्ट लेवल और उसको वो ध्यान रख करके चल सकते हैं। और बाकी 200 के नीचे में शॉर्ट सेलिंग की राय। तो शॉर्ट टर्म में अगर बात कर रहे हैं तो सेलिंग की राय है, शॉर्ट करने की राय है। 200 के लेवल्स टूटते हुए दिख रहे हैं और ऑलमोस्ट हम उसी लेवल्स पे बात करते करते पहुंच रहे हैं। तो जैसे विशाल सर ने बताया वो गिरना शुरू हो गया। तो विशाल सर आपने सेकंड यही लाइनअप में सेकंड स्टॉक जो है हम लोगों का बंधन बैंक है। बंधन बैंक को हम 310 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ये लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। और नीचे में जो लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो पहला लेवल है 278 का, और 278 ब्रेक करता है तो नीचे में फिर बड़े लेवल्स ओपन हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं अप्रैल मार्च का जो लो है वो भी रिटेस्ट कर सकते हैं। उस केस में 195 से लेके 152 तक के भी टारगेट नीचे में ओपन होंगे, लेकिन उसके पहले 278 देखना जरूरी है। तो बंधन बैंक में भी शॉर्ट करने की राय, आरबीएल में शॉर्ट करने की राय और फार्मा में बुलिश। तो इस तरीके से बैलेंसिंग आउट एग्जैक्टली जैसे इंडेक्स काम कर रहा है, दोनों में बीच में फंसा हुआ है कि कहीं एक तरफ कौन से सेक्टर्स उसको ऊपर खींच रहे हैं और कौन से सेक्टर नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, उसी काम को विशाल सर स्टॉक स्पेसिफिक में कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में से कुछ एक स्टॉक्स जो वीक बैंक्स हैं उनको वो शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बैंकिंग सेक्टर पूरा खराब है या कुछ एक आईसीआईसीआई बैंक में नतीजों के चलते एक बढ़त दिख रही है, लेकिन उसी की वजह से केवल आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते वो भी अब वो ताकत कम होती जा रही है और लाल निशान के अंदर में बैंक निफ्टी काम करना शुरू कर चुका है। तो शॉर्टिंग की राय और बिल्कुल वो आता हुआ सीधा दिख रहा है आरबीएल में भी और बंधन बैंक में भी, दोनों में शॉर्टिंग की राय। फार्मा सेक्टर में बुलिश, तो वहाँ बाइंग की राय, उसमें सन फार्मा एक मेजर प्लेयर। ठीक है सर। विशाल सर कुछ और ऐड कर रहे हैं या मैं कुछ एक सवाल ले लूँ? आप सवाल ले लीजिए सर।
ठीक है, एक मेजर सवाल है, और ये राजीव जी हमारे साथ में जुड़ते हैं, और ये बहुत उससे मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, कई बार पूछ लिया उन्होंने कि इंगरसोल रैंड कैसा दिखता है। वैसे स्टॉक, ये पोर्टफोलियो के लिए हमारे एक एक्सपर्ट हैं प्रसाद कुशे सर, उन्होंने दिया हुआ है, बहुत लोअर लेवल से बाय कराया था और काफी ऊपर तक आ गए। और इंगरसोल अभी जो पैटर्न करंटली बना हुआ है वो तेजी का ही है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन में है फिलहाल, इसमें भी स्टॉक में मोमेंटम कम है। थोड़ा बहुत 3 और साइडवेज कंसोलिडेशन में रह सकता है, बट ये ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन है, तो इसका ब्रेकआउट का वे अपने को देखना पड़ेगा। अगर ये ब्रेकआउट अपर साइड में देता है, क्योंकि एक ब्रेकआउट इसने करके फेल्योर किया हुआ है 1038 के ऊपर जाके, एक फेल्योर इसमें आया हुआ है, और एक फेल्योर आता है या नीचे में 961 का लेवल या 950 के लेवल्स कट होता है, तो ही ये स्टॉक बेरिश जाएगा। नहीं तो ये स्टॉक में एक कंसोलिडेशन होके अपर साइड में ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये राय है राजीव जी आपके लिए कि कंसोलिडेशन हो रहा है और हो चुका है काफी हद तक, तो ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक दे सकता है। सर महेश जी का एक सवाल है, महेश गुप्ता जी का, एस पर व्यू मांग रहे हैं, ACE, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन पे जी। आज भी एक्शन कंस्ट्रक्शन जहाँ के पॉजिटिव बना हुआ है और अच्छा खासा ऊपर है आज भी, और एक कंसोलिडेशन के बाद इसमें ये ब्रेकआउट है, तो ये ब्रेकआउट अपने हिसाब से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा। और इसमें 232 एक मेजर जो पोजिशनल इन्वेस्टर है उनके लिए 232 का स्टॉप लॉस है, और जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं इसमें उनको आज का दिन का लो दैट इज 247 ये स्टॉप लॉस बना रहेगा। और ऊपर के लेवल में जैसे कि हम लोग इसको देख रहे हैं, ये अनचार्टेड टेरिटरी वाला स्टॉक है, तो इसमें ऊपर के लेवल तो अच्छे खासे बने रहेंगे। ऊपर में पहला तो लेवल मुझे 310 तक के तो लग रहा है, लेकिन एक अनचार्टेड टेरिटरी में होने के कारण मैं कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं दूंगा, बस स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें होल्ड कीजिएगा। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको होल्ड करिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, ऊपर चलते जाइए। अनचार्टेड टेरिटरी है, क्या लेवल्स तक जाएगा पता नहीं, लेकिन 300 के लेवल्स भी आराम से और उसके ऊपर के लेवल्स भी बहुत आराम से इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ अच्छी है, मोमेंटम अच्छा है। ठीक है, बस सर एक सवाल और ले लेता हूँ आपसे। शाहिद खान जी का सवाल है, जिंदल स्टील पे पूछ रहे हैं। मेटल सेक्टर में कंटिन्यूअसली तेजी बनी हुई है, नीचे के लेवल पे भी एक बाइंग आता हुआ दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर में आज स्टॉक ओपन किया था और ऊपर से एक गिव अप कर दिया है, और गिव अप तकरीबन 435 से 410 एक बड़ा गिव अप इसने कर दिया है। विशाल से जिंदाल स्टेनलेस, जिंदाल स्टेनलेस, मैं जिंदाल स्टील देख रहा हूँ। ओके, जिंदाल स्टेनलेस 161 पे है अभी, आज भी ये भी 4.25% चल के काम कर रहा है, बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट 7-8% या 9% तक हाई लगा करके आया होगा, अभी बीच में है, थोड़ा सेटल होकर के 161 पे है। 165 166 का हाई लगा के आया है सर। ओके, एक्चुअल में देखा जाएगा तो इसमें भी एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ दिख रहा है, तो इसको होल्ड करना चाहिए। एक 160 के नीचे के थोड़े बहुत स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, वो स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड किया जाए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि 160 नहीं, 160 बहुत ही क्लोज हो जाएगा, उसको 148 के करीब स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। राउंड फिगर बोलूं तो 144 मेरा नॉर्मली मैं देखता हूं ये लेवल पे एक लॉजिकल सपोर्ट्स कुछ आते हैं। ऊपर के साइड में कहीं ना कहीं 169 पहला टारगेट बनेगा, सेकंड टारगेट बनेगा 196 के आजू बाजू का। तो ऊपर में तेजी ही बनी हुई है स्टॉक में, और हम लोग चार्ट पे भी देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली स्टॉक में देखने को मिल रहा है। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन इंटैक्ट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं 148 के स्टॉप लॉस से तेजी की जाए। ठीक है, अभी नई तेजी बनाई जा सकती है, नई पोजीशंस।
नई पोजीशंस बनाई जा सकती है 148 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, 148 के स्टॉप लॉस के साथ में बना सकते हैं। शाहिद खान जी, ये आपके लिए। विशाल साहब, बस एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ, और जान के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप जब बैंकिंग सेक्टर पे इतना बेरिश हैं, अब जो शॉर्ट करा रहे हैं, तो उसमें एक इनका स्टॉक है कैनरा पे पूछ रहे हैं। कैनरा में कैसा दिखता है? क्या कैनरा का भी चार्ट उतना ही वीक दिखता है जितना आपको आरबीएल और बाकी दिख रहा है बंधन मैं बैंक? पीएसयू बैंकिंग पे कंपेयर रीजन जब आता है तो मैं पीएसयू बैंकिंग पे कंपेरेटिवली बुलिश हूँ। उतना बेरिश चार्ट्स मुझे ये साउंड्स नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसके फंडामेंटल रीजंस भी है। ओके, लेकिन अभी हम लोग जैसे कैनरा बैंक का चार्ट देख रहे हैं, तो इसका 120 के जैसा एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये कट नहीं करता है नीचे में, तब तक बुलिशनेस बैंक में बना रहेगा, और ऊपर के साइड में टारगेट कहीं ना कहीं 169 से लेके 190 तक के बने रहेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, तो कैनरा बैंक पे ये राय है गंगाराम जी आपके लिए कि इसमें बुलिशनेस है। सर, कुछ लेवल्स दे सकते हैं कि अगर इस लेवल्स पे क्या एंट्री करी जा सकती है? क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के आसपास अगर दिख रहा है ये लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है 136 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, 136 का स्टॉप लॉस लगा करके एंट्री करी जा सकती है। 160 165 के टारगेट्स तो आसानी से मिल जाने चाहिए। ठीक कह रहा हूँ सर? बराबर है सर। ठीक है, अगर एक भी कुछ भी इसके अंदर में वापस या कुछ मोमेंटम आता है बैंकिंग सेक्टर और खासकर कैनरा बैंक में, तो इसमें मिल सकता है।